everyone, welcome back to my YouTube channel. This is second video on business studies class 12 commerce. So let's get started. At first we have principles of management. So let us first understand the meaning of principles. Alright, it is a fundamental truth that helps manager to guide in order to take any decisions and actions. तो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल का मीनिंग समझा रही हूँ मैं. ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है विच हेल्प्स मैनेजर टू गाइड, जो कि मैनेजर को गाइड करता है. ये फंडामेंटल ट्रुथ इन ऑर्डर टू टेक एनी डिसीजंस एंड एक्शंस. कोई भी डिसीजंस या फिर एक्शंस लेने से पहले मैनेजर को ये गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करने से भी इट्स अप टू मैनेजर कि वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे. ये एक रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, बस एक गाइड है. तो ये अगर मैनेजर फॉलो करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा. नाउ लेट्स टर्म है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हमने प्रिंसिपल्स का मतलब समझ लिया, अब मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं. हालांकि वी हैव कंप्लीटेड दिस meaning of management in the first chapter, but then also I am explaining you here. Okay, so it is an art of getting things done. Obviously that the management is an art of getting things done. ये एक कला है काम पूरा करने का through and with the people. अब यहाँ पर people का मतलब है workers and employees, don't forget. okay, ये एक आर्ट है, एक कला है जो कि वर्क को कंप्लीट करता है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में. ओके, अब ओवरऑल ये क्या है हम पढ़ते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर हमने अलग अलग देखा और अब हम इसे जब कंबाइन कर देंगे तो इसका मतलब क्या निकलता है वो देखते हैं. सो ओवरऑल वी कैन से दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरली गाइडलाइंस. ये एक गाइडलाइंस है, ये रूल्स नहीं है जो कि फॉलो करने ही करने हैं. ये मैंडेटरी नहीं है कि ये फॉलो करने हैं मैनेजर्स को, बट इट्स जस्ट अ गाइडलाइंस. ओके, विच कैन बी यूज्ड एट वर्क प्लेस, जो कि वर्क प्लेस में काम आ सकता है. वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस में काम आ सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस it makes the work of manager easy to take and implement decision. with the help of this मैंने कहा है आपको कि ये मैनेजर के वर्क को ईजी करने में हेल्प करेगा, इम्प्लीमेंट करने में उनके डिसीजंस को हेल्प करेगा. मतलब ये गाइड है जो कि हमको, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए अलग स्टेट में, अपने स्टेट से एक अलग स्टेट में गए, तो आपने सपोज़ आपको वो जगह नहीं पता कि कहाँ क्या है, घूमने का जगह क्या है, कौन सा है, तो आप एक गाइड रखते हो और वो गाइड आपको बताता है कि ये साइट सीन है, यहाँ पर आप ये साइट सीन कर सकते हो, ये व्यू पॉइंट्स है, ये मार्क्स है, वहाँ जा सकते हो. वैसे ही अब ये मैंडेटरी नहीं होगा ना वो पर्सन के लिए, वो जो घूमने आए उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा. उसने जहाँ जहाँ बताया आपको जाना ही है, नहीं जाने से नहीं होगा. तो ये इट्स नॉट लाइक दैट. आपको मन करेगा तो आप जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे. वैसे ही ये प्रिंसिपल्स है जो कि मैनेजर्स को फॉलो, वो चाहेंगे तो फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं. ये मैंडेटरी नहीं है. ओके, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स. I have explained you the principles, management, and overall what is principles of management. And next, I want to give you some example. I have 2 examples. मैंने एक दो दे ही दिया है, फिर भी मैं आपको 2 और देना चाहती हूँ. If the employees break the promise of working up to their full capacity, it will amount to violations of obedience. मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर प्रॉमिस करता है कि हाँ फर्स्ट डे में आया और प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं बहुत ही अच्छे से काम करूँगा और बहुत अपना एफर्ट लगा कर काम करूँगा और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स लेकर आऊँगा, और जब ये एम्प्लॉय कुछ दिन काम करने के बाद उसके जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, नेचर चेंज हो जाना एक ही वर्क को बार बार रिपीट करने से, और उसने कहा 2 महीने बाद कि 2 महीने वो लगातार काम करता रहा और 2 महीने बाद उसको ऐसा लगा कि बहुत काम कर लिए यार, बहुत हो गया बस. तो उसने क्या करा, रूल्स को ब्रेक कर दिया. तो इट विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ ओबीडियंस. तो ये एज अ गाइडलाइंस में देखा जाए तो ये वायलेशन ऑफ ओबीडियंस है. सेकेंड एग्जाम्पल है, अ सेल्स मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू डू द बिजनेस ऑन क्रेडिट. तो सेल्स मैनेजर को अथॉरिटी है, पावर है कि वो
बिजनेस कर सकते हैं ऑन क्रेडिट, बाकी लेकर सप्लायर से वो बिजनेस कर सकते हैं। पर ये हर समय तो मतलब ये मैंडेटरी तो नहीं है ना। अगर बिजनेस के पास पैसा है, उसके रिटेन्ड अर्निंग है, बिजनेस का बहुत ही फंड है उसके पास, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, बिजनेस फर्म्स के पास, तो ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें क्रेडिट में ही खरीदाएँ, हमेशा हर टाइम वो क्रेडिट में ही खरीदेंगे। अगर वो देखेंगे कि मेरे पास, उनके पास रिटेन्ड अर्निंग नहीं है या फंड नहीं बचा या फिर समथिंग लाइक दैट, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो क्रेडिट में लेंगी या फिर वो नहीं लेंगे। इट्स अप टू देम, सेल्स मैनेजर के ऊपर है ये। ओके, सो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको यहाँ पर 2-3 तो दे ही दिए हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ POM. Okay, so I have already told you in the first chapter that meaning or definition दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, मीनिंग वो होता है जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, या फिर एक मतलब जो कि एक, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, उसके बारे में मैंने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे आगे। और यहाँ पर ये मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू नहीं है, ये किसी ऑथर या फिर फिलोसोफर ने दिए हुए पॉइंट्स है। ये POM का मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। सो देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, ये एक फिलोसोफर ऑथर के हिसाब से मैं बता रही हूँ डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ने FW टेलर एंड मैक्स वेबर, ये तीनों ने POM को कैसे डिफाइन किया है देखते हैं। प्रिंसिपल्स आर नॉट रूल्स, उन्होंने भी कहा है कि ये प्रिंसिपल्स रूल्स नहीं है, बट ओनली अ गाइड टू एक्शन, बट एक गाइड है जो कि एक्शंस लेने में, डिसीजंस लेने में काम आते हैं। दे आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये मैंडेटरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही काम लगेगा, ये हर जगह काम लग सकता है। सच एज बिजनेस में काम लग सकता है, जहाँ पर प्रोडक्शन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। हॉस्पिटल्स में काम आ सकते हैं, ये क्लब्स में काम आ सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी काम आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल, FW टेलर एंड मैक्स वेबर, this was the meaning or this was the definition which has given by them. Okay, so let's see the nature of POM, that is principles of management. नेचर मीन्स क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। अगर आप नेचर अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, राइट द नेचर ऑफ द POM, तो आपको ये सब नेचर्स लिखते हैं। और नेचर्स में क्या कहा जाता है? क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। कोई किसी भी चीज़ का क्वालिटीज़ क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको समझ लेना है कि वो नेचर के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली नेचर ना आ जाए, नेचर नहीं आएंगे, तो ये आ सकते हैं कि इसके क्वालिटीज़ क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है POM के, वो बताओ बोल के भी वो पूछ सकते हैं। ओके, सो देखते हैं। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव फॉलोइंग डिस्टिंक्ट नेचर। फर्स्ट वन है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये यूनिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह एक्सेप्टेड है। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हर जगह देखते हैं इसके। मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हर एक जगह मतलब हर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ये एप्लीकेबल है। wherever there is a need of coordinated effort of human being required, मतलब कि कहीं भी अगर कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, ह्यूमन बीइंग का एफर्ट चाहिए होगा और भी ज़्यादा, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में लगेगा कि नहीं, ह्यूमंस को HRs को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को मिलकर अच्छे से और काम करना है ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तब ये गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर पहले से ही ये अप्लाई कर चल सकते हैं। मैंडेटरी बनाकर भी चल सकते हैं, चाहे तो ये मैंडेटरी बनाकर चल सकते हैं, वरना इट्स नॉट नेसेसरी,
POM कैन अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहले ही कहा था, जैसे बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस में भी यूज़ होता है ये। स्मॉल से छोटे बिजनेस से लेकर लार्जर टू लार्जर बिजनेस में भी अप्लाई होता है ये। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में भी यूज़ होता है ये। मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर में भी ये गाइडलाइंस यूज़ होता है। पर ये पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको अप्लाई, उसको फोर्स में लेते हैं या नहीं लेते हैं। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर ये मैंडेटरी होता तो इन्हें इन सब सेक्टर्स में इनको अप्लाई करना ही करना पड़ता, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो ये मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये प्रिंसिपल्स को फोर्स में लाते हैं या नहीं लाते हैं। ओके, देन वी हैव जनरल गाइडलाइंस और जनरल स्टेटमेंट्स। अब इसका मतलब है कि POM हैव बीन डिराइव्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव नॉट बीन टेस्टेड अंडर द लैबोरेटरी और कंट्रोल्ड कंडीशंस, that is why these principles have been expressed in form of general statement। ये एक general statement और guidelines क्यों दिया गया है, क्यों इसे mandatory नहीं किया गया, क्योंकि ये कोई भी किसी के एक्सपीरियंस से बना है ये, लेकिन इसे कोई भी लैबोरेटरी में इसे टेस्ट के लिए नहीं भेजा गया कि ये होने से ये होगा ही होगा, मतलब होता है ना कि ये करो तो ये होगा ही होगा, इसीलिए इसको एक किसी भी लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं कराया गया, इसीलिए इसको एक जनरल गाइडलाइंस या फिर जनरल स्टेटमेंट बोल के ही दे दिया गया है, इसीलिए इसको मैंडेटरी भी नहीं किया गया है। ओके, सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट के रूप में दे दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट इवोल्यूशनरी। इसको हम इवोल्यूशनरी भी कहते हैं क्योंकि ये एक ही झटके में नहीं बन गया, ये गाइडलाइंस जो है ना एक ही झटके में नहीं बन गया, ये एक एक्सपीरियंस करके बना है, लोगों के एक्सपीरियंस से बना है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है वो इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारा है, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क ले लीजिए, अगर वो डिवीज़न ऑफ वर्क जो है ना वो भी एक्सपीरियंस से, ईयर बाय ईयर एक्सपीरियंस से बना है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि अगर कोई इंसान किसी एक चीज़ में अच्छा है तो उसे वही चीज़ असाइन करो, ना कि दूसरे चीज़ में भेज दो जिसमें उसकी नॉलेज ही नहीं है। जैसे कोई सेल्स मैनेजर है, उसको फाइनेंस में भेज देते थे पहले के ज़माने में, मतलब पहले के ऑर्गेनाइजेशंस में, क्लासिक एरास में वहाँ पर भेज देते थे, तो उसे वो क्या नॉलेज होगा उसे, तो उसी से इवॉल्व होते आया है, तो इसे इवोल्यूशनरी भी कहते हैं। उसे एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं कि इवोल्यूशनरी, तो आप कंफ्यूज मत होना। सो इट हैज़ टेकन मैनी ईयर्स टू डेवलप विद पासिंग ऑफ ईयर्स थ्रू डीप थॉट्स एंड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैंने कहा कि ये पासिंग ईयर्स के साथ बने हैं, डीप थॉट्स के साथ बने हैं, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स के साथ बने हैं। विद द चेंज इन टाइम प्रिंसिपल्स टाइम चेंजेस के साथ जैसे जैसे टाइम चेंज होगा प्रिंसिपल्स भी चेंज होते गए। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि वो प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस बढ़ते चले गए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, ये सब ऐड होते गया गाइडलाइंस में। ओके, पहले तो हमारा था अर्लियर प्रैक्टिसेस, उसके बाद क्लासिकल एरा, उसके बाद बिहेवियर एरा, और अभी जो है वो है कंटेम्पोरेरी एरा, उसे मॉडर्न एरा भी कहते हैं। तो क्लासिकल एरा में ये सब था कि वहाँ पर ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, इसमें ये सोचते थे कि मेरा काम निकल जाए बस, एम्प्लॉयज़ से तो हमें मतलब ही नहीं है। वैसे ही ये सारे एराज में सारे मैनेजमेंट के तरीके, तौर तरीके, गाइडलाइन सब बढ़ती चली गई। तो आज कंटेम्प्रेरी एरा में बहुत सारे मतलब गाइडलाइंस है, जैसे मैंने कहा आपको, डिवीजन ऑफ वर्क है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, एसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया है, फिर भी देखते हैं कि लाइक इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस से देखा गया है कि डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी टू बी देयर इन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन से काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये अचानक ही नहीं, मतलब
ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओज हैं उनके दिमाग में नहीं आ गया था कि हाँ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। पर ये जो पीरियड वाइज जो इवोल्यूशन हुआ ना, चेंजेस हुआ, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि नहीं ऐसे वर्कर्स काम करेंगे तो नहीं चलेगा, अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग मेंटेन करके उन्हें चलना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना ऑर्गेनाइजेशन में मतलब नेसेसरी सा हो गया। ओके, देन वी हैव फ्लेक्सिबल. It is flexible in nature as they are adjustable in accordance with the situation of the organization. There may be situation where the principles may not exactly applicable. मतलब कि ये जो principles है, guidelines है, वो according to the situation managers को apply करना होगा अपने workplace में, और ये जो principles है वो exactly applicable मतलब कि ये आपको ये नेसेसरी नहीं है कि आपको एक प्रोजेक्ट में आपने एक गाइडलाइंस फॉलो किया तो दूसरे में भी आपको वही फॉलो करना है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है आपको कि ये टोटली अप टू मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन से मतलब गाइडलाइंस चूज़ करते हैं और करेंगे या नहीं करेंगे, फोर्स में लाएंगे वो गाइडलाइंस को या फिर नहीं लाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल, ये इसी कारण ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसे फ्लेक्सिबल इसीलिए कहा गया है जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सारे गाइडलाइंस को देखकर पुट करना होगा, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा गया। ओके, नथिंग मच इन दिस। एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब कि जो डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट है या फिर प्रिंसिपल है ना, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू द सेम एक्सटेंट इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन ऑफ लेबर वाला कॉन्सेप्ट है उसमें शायद एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स एम्प्लॉयज ही कितने रहते हैं, 5 से 6 से 8 रहते हैं। हालांकि उन्हें वर्क डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब लेकिन वर्क डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो छोटे भी है तो क्या हुआ, फॉर्म छोटा है तो क्या हुआ, अपना अपना काम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी तो असाइन करना ज़रूरी है। पर मतलब जितना ज़्यादा ज़रूरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है उतना स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में शायद ना हो। जस्ट इतना ही है फ्लेक्सिबल, नथिंग मच। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इन फिफ्थ मेनली बिहेवियरल। POM मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग का नेचर देखता है, बिहेवियर देखता है कि कैसा है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तौर तरीके कैसे हैं वो देखता है। ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय के बिहेवियर को देखता है वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। इट इंसाइट ऑन हाउ एम्प्लॉय बिहेव एंड परफॉर्म इन अ वर्क प्लेस। वो अपना कैसा काम करता है, कैसा परफॉर्म करता है, एफर्ट लगा कर करता है या नहीं, अपना 100% देता है या नहीं देता है, तो वो देखना मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काम है। एग्जाम्पल में लेते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज़ यूजुअली अडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। मतलब कि हम देखेंगे कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो मतलब डिवाइड करना वर्क को अकॉर्डिंग टू द पीपल्स कैपेबिलिटी एंड उनके करने का जो क्षमता है उसके हिसाब से काम को बांटना। तो इट इज़ यूजुअली अडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग। क्यों ये उन्हें जो चीज़ आता है, जो काम आता है, उन्हें वही काम असाइन किया जाए ताकि उनके काम करने का तरीका जो उनके काम करने के तरीके से वो जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिले, रिजल्ट अच्छा होकर आए, निखर कर आए। बट डूइंग सेम वर्क रिपीट, पर आप वो वर्कर जो है उसे एक ही काम बार बार वही करते मतलब आप भी तो पढ़ाई करते बोर हो जाते हो ना। तो वैसे ही उनका ही है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी भी चीज़ को बार बार करने से हम बोर हो जाते हैं। ओके, टू गेट बोर्ड, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है विच लीड टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी, जिसके कारण वर्क फोर्स में जिसके कारण
डिक्रीजिबिलिटी आ जाती है। ओके, सो यही है मेनली बिहेवियरल, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को समझना एंड ऑल। सो नेक्स्ट वी हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। POM, that is Principles of Management, establish a relationship between cause and effect. Principle of Management का cause and effect भी है. They specify what the ultimate outcome will be in a particular situation. Work is done in a particular manner. तो cause and effect relationship कहता है कि POM ये देखता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी गाइडलाइन को अप्लाई करने से उसके कॉज क्या है, उनके इफ़ेक्ट क्या है, वो देखता है वो। ओके, एग्जाम्पल में लेते हैं, इफ़ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो डिवीजन ऑफ वर्क है प्रिंसिपल का, द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। इसका मतलब है कि डिफरेंट वर्क को डिफरेंट पीपल में अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज डिवाइड कर देना। ईच पार्ट बीइंग असाइन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, हर एक पार्ट हर एक पर्सन को डिवाइड कर देना, मतलब दे देना उनको according to their interest and capabilities, then it will be result in an increase in overall efficiency. तो इसमें हम देखेंगे, अगर हमने ऐसा किया, इसी तरीके से किया, तो हम देखेंगे कि उनके वर्क में जो है बदलाव आएगा, इंक्रीज होगा उनका ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, तो यही था कॉज एंड इफेक्ट, कि कोई भी प्रिंसिपल्स को अगर हम कोई भी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो उसके कॉज एंड इफेक्ट होंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कॉन्टिजेंट्स। कॉन्टिजेंट्स का मतलब है कि ये फिक्स, सो कॉन्टिजेंट्स का मतलब है जो कि ये फिक्स्ड नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो POM, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इज़ नॉट फिक्स और परमानेंट। जैसे कि मैंने कहा कि ये फिक्स्ड नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। दे आर इफेक्टेड बाय द सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। ये सिचुएशन के हिसाब से डिफर करता है, एक दूसरे से चेंजेस आता है सिचुएशन के हिसाब से। ओके, देयरफॉर द डिसीजंस टू इम्प्लीमेंट और नॉट इज टेकन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देयरफॉर द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट और नॉट इन टेकन अकॉर्डिंग टू द, मतलब इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें उन डिसीजंस को अडॉप्ट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को ही लेते हैं। ये फेल हो जाता है व्हेन वर्कर्स गेट फेड अप ऑफ डूइंग रिपीटेड वर्क, मतलब कि एक ही वर्कर जब बार बार एक ही काम करेगा तो वो फेड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फेल हो जाता है, इट इज़ नो मोर बेनिफिशियल, बिकॉज अगर वो ज़्यादा बोर हो गया, मतलब उसको अगर उसके वर्क को अगर वो समझेगा कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है उसको, या फिर बोनस भी नहीं दिया गया उसके एक्स्ट्रा वर्क के लिए, तो वो एक ही काम करते करते बोर हो जाएगा और वो सोचेगा कि मैं इस फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड में चला जाता हूँ। ये वर्कर्स की बात कर रही हूँ मैं। ओके, या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच में भी होता है, यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं दे रहा है इंक्रीमेंट्स, तो मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। ओके, देयरफॉर इट हैव टू बी चेंज्ड। सो या तो ये वर्क, यहाँ पर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लेते हैं दूसरे, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशंस को दूसरे, मतलब अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर लेते हैं। ओके, so this was all for this video, and we have completed here the meaning of POM, definition of POM, and this nature and what nature of the POM, I think, yeah, nature of the POM. so if आप अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.